So, myself Mohammed Shahzade sir, and now I'm going to start your next video lecture. बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल मैंने सेंड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी और आपको इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या नीड पड़ी। हमने आपको बताया था कि आज़ादी से पहले हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर को किस पोजीशन पे था और ब्रिटिशर को आने के बाद क्या हुआ कि किस तरीके से उन्हें हमें रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर वगैरह लगा करके हमारे जितने भी रॉ मटेरियल को परचेज़ कर लिया और जो है हमें ही फिनिश गुड्स के हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाने के साथ साथ हमें फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया अपने रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ हम जो वर्ल्ड फेमस थे हैंडीक्राफ्ट के वर्क में, वो पूरे के पूरे वर्क मेरे डिस्ट्रॉय कर दिए और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। और जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी पोजीशन उतनी अब वो नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। तो हमने सोचा, हमने तो 3 साल लग गए समझने में कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। और जब हमने ये सोचा, जब हमें समझ में आया कि हमारे साथ ये हुआ क्या है, तो उसमें क्या हुआ कि क्या क्या चीज़ें बची, क्या क्या चीज़ें नहीं बची, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बच गई थी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बची थी, इनफैक्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो जो भी रिसोर्सेज बचे थे उसका हम लोगों ने इस तरीके से यूज़ करना है कि वो आने वाले फ्यूचर में हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ और कर सकें। ठीक है ना, और इकोनॉमी को ग्रोथ हम कर सकें। ठीक है ना, तो उस वक्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया देखो कि भाई जितने भी अब जो होना था तो हो चुका, अब जो है ये हम फ्रीडम मिल चुकी है, अब जो भी है हमारा है, हम ही अपने तरीके से काम को करेंगे और अपनी इंडस्ट्री को, हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेके जाएंगे। जो कि हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना एजुकेशन था, ना ही हमारे पास किस तरीके से यूज़ करना है हर चीज़ों को उसका आइडिया था नहीं। मगर हैंडीक्राफ्ट में हम वर्ल्ड फेमस थे। मगर जब हमारे हैंडीक्राफ्ट के वर्क को वो कॉपी करके अपने यहाँ से ही बना करके पूरे के पूरे कम कॉस्ट पे जब विदेशों में बेचने लगे, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्क जो क्या हो को लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं रहे, क्योंकि पर कॉस्ट यूनिट हमारी ज़्यादा आती थी। इसी वजह से हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी और बूस्टअप करना चाह रहे थे, मगर वो प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चलो भाई इकोनॉमी प्लानिंग करते हैं, यानी हम लोग ना एक प्लानिंग के तहत हम कोई भी काम करेंगे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करेंगे एंड सर्विसेज सेक्टर को फोकस करके हम उसको ग्रोथ लेंगे। तब इसीलिए 2 प्लानिंग कमीशन बनाई गई, 5 प्लान बनाया गया। प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब जो आने वाली फ्यूचर में जो हमें काम करना है इसके बारे में पहले से ही सोच लेना, दैट्स कॉल्ड अ प्लान। और 5 प्लान का मतलब हर एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, यानी कि आपको अगर लंबे टाइम के लिए कोई वर्क करना है तो इसमें जाएगा जनरल ऑब्जेक्ट में, और जो शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम करना है तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में। यानी इट मीन टू से अगर आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो लंबा टाइम लगेगा, तो वो जनरल ऑब्जेक्ट में चला गया। अगर आपको जो है मॉडर्नाइजेशन को लाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेटअप करना है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जनरल ऑब्जेक्ट में। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में क्या था हमारा, वही कि 5 साल के अंदर जो छोटे मोटे जितने भी जो है छोटे छोटे जो हमारे वर्क रुके हुए हैं उनको वापस जो है ग्रोथ में ला सकें। ठीक है ना, तो इसलिए ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसका था नाम था शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड जनरल ऑब्जेक्ट में हमारा था 5 पॉइंट, जिसमें था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्रोथ, ठीक है ना, आप ना इसको पहले बना लेना अपनी कॉपी पे, क्लियर है? फिर उसके बाद जो है ना आप इसको एक्सप्लेन करना। 1 मिनट कैसे एक्सप्लेन करना बताता हूँ, पहले इसको समझ लो कि ग्रोथ क्या था। ग्रोथ में हम लोगों ने देखा कि जब हम जो है बैकवर्डनेस पे चले गए, हमारी पोजीशन रुकी हुई सी थी और हम डेवलप नहीं कर रहे थे, तो हमें ग्रोथ करना था। हमें ग्रोथ कैसे करना था उसके बारे में जानना था। तो उसमें क्या था भाई कि इसकी अगर हम इसकी बात करें ग्रोथ की, तो 1949 में हमारी इंडिया की जो ग्रोथ रेट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी। यानी कि हम जो है ना दम ग्रोथ कर रहे थे, वो भी वो ना के बराबर, मतलब हमारा डेवलपिंग उतना भी अच्छा नहीं हो रहा था जितना एग्जैक्टली हम लोग इससे पहले हुआ किया करते थे। क्लियर है इतना? ओके, तो अब क्या हुआ बेटा,
तो इंडिया में तीन सेक्टर पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी जीडीपी आती है, और ये उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, इसलिए हमारा सर्वाइवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसलिए जब जो भी प्लानिंग करेंगे, हम 5 ईयर प्लान बना रहे थे, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेन मोटिव ये था कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें, यानी कि जो हमारी पोजीशन रुकी हुई थी वो ग्रोथ कर सकें। आप कहेंगे सर ग्रोथ तो कर रहा है ना, ओके फाइन, 7% से 9%, 2% ग्रोथ किया, फिर 9 से 15%, 6% ग्रोथ किया, चलो भाई ठीक है ग्रोथ रेट, मगर उसके बाद क्या हुआ, 16%, 1%, फिर इसके बाद कितना हो गया, 16.5% और कम हो गया। तो ये ग्रोथ नहीं है हमारा, हम ग्रोथ तो कर रहे हैं मगर ना के बराबर। तो ठीक है ना, ग्रोथ का मतलब जो आज 2% बढ़ा है इस साल, तो अगले साल 5%, फिर अगले साल 10%, ये ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ पे फोकस करने लगे। मॉडर्नाइजेशन में क्या है, भले पुराने तरीक़ों से हम लोग कृषि करते थे जिससे हमारा जो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था, तो इस समय टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग डेवलपिंग कर सकते हैं, यानी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर सकें। अब जो है देखा ही होगा, आप नहीं समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइजेशन, अरे देखा होगा आप लोगों ने कि लोग पहले के ज़माने में लोग बारिश के पानी पर डिपेंड रहते थे, ठीक है ना, बारिश का पानी होगा, वो कहते नहीं बरसो रे मेघा मेघा बरसो, वो वाला थॉट आता था, तभी जो है बरसते थे पानी, बहुत मनाना पड़ता था मेघा को, तब बरसते थे, तब हमारा जो है कृषि होती थी। मगर अब क्या है, अब जो है उस वक्त जो लोगों ने कहा कि नहीं ये सेक्टर नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन को क्या फोकस करने के लिए कई जगहों पे कुएं खुदवाए गए। देखा होगा गांव देहातों में बहुत कुएं रहे होंगे, आपके शहर में भी बहुत कुएं थे उस वक्त, मगर अब तो पाट कर सब घर द्वार बना लिए, मगर वो कुएँ बनाए गए। कुएँ से लोग पानी खींचा करते थे कि जब बारिश का पानी नहीं हो रहा है तो कुएँ से ही खींच करके आप पानी कर लीजिए। फिर इसके बाद और मॉडर्नाइजेशन के लिए फिर ट्यूबवेल आ गया, पंपिंग सेट आ गए, जनरेटर आ गया, ढेर सारे आ गए, तो मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करने लगे ताकि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सके। सेल्फ रिलायंस, हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना एबल हूँ जो खुद से अपना काम कर सकता हूँ। अपने इंडिया की इकोनॉमी को खुद से सही करना है, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए रूल्स को के बेस पर काम करना है और अपने तरीके से पूरा का पूरा वर्क करना है। आपको इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ सेल्फ रिलायंस की। जब उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है फिर एक प्रधानमंत्री बने आपके, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला नारा। और क्यों दिया था पता है, अभी बताता हूँ मैं। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। वही थोड़ी नहीं कि आज मूड बना चलो आज नारा देते, ऐसा नहीं। उस वक्त जो है हमारी जब उस वक्त नियर अबाउट 70 के दरमियान की बात है कि जब जो है आप एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहे थे और पूरा आपका डेवलपिंग नहीं हो रहा था, तो आपने जो है आपकी पॉपुलेशन जो है भूखमरी के कगार पे आ गई, फसल वगैरह उग नहीं थी, तो आपने अमेरिका से कहा कि भाई साहब मुझे जो ना कुछ अनाज दे दीजिए, मुझे अनाज दे दीजिए, मुझे मेरे जो है पीपुल्स को, हमारी जनता को खाने के लिए अनाज नहीं है। उन्होंने दिया तो ज़रूर, मगर बड़बड़ाते मतलब किसी को सामान लीजिए तो कुछ से मांगी तो बड़बड़ाता नहीं है कुछ, तो उसी तरीके से हाँ भूखमरे लोग, गरीब लोग, इस तरीके से। तो उनको ये बहुत बुरी लग गई और फिर उन्होंने भेजा भी तो बहुत लो क्वालिटी का भेजा और प्राइस भी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना अब जो है उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, जितना हेल्प कर सको आप जो है किसानों की हेल्प कर सको। तुम किसानों से कहा कि तुम जो है ना खेती करो, तुम्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, बशर्ते क्या है कि हम एक टाइम भूखा रह लेंगे मगर हम किसी और से हाथ नहीं फैलाएंगे, ठीक है ना। उस वक्त उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। फिर आते इक्विटी में क्या बताए भाई कि गरीब लोग गरीब होते चले गए, अमीर लोग अमीर होते चले गए, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ढेर सारे रूल एंड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए इंडियंस के पर्सन के ऊपर। जो लोग अमीर थे, हम लोग आज़ादी के बाद से यही सुनते आ रहे हैं भाई जो अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे, जो गरीब है वो गरीब ही होते चले जा रहे। मगर उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी जो लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या बिजनेसमैन हैं, उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेकर के गरीबों को हम लोग क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो गरीबों को जो है हम टैक्सेस सब्सिडी के रूप में ढेर सारी जो है फैसिलिटी देंगे और अमीरों से टैक्सेस के रूप में पैसे लेंगे, तो इक्वलिटी कुछ आ सके। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भाई, इस प्लान में फोर्स किया गया है जो इंसान काम करना चाहता है, काम करने योग्य है, मतलब एबल है,
वो काम दिया जा भी रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम करवाना चाहता है किसी से और आप काम नहीं करना चाहते तो वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं। यानी जो इंसान काम करने एबल है, काम करना चाहता है और काम करने के लिए रेडी भी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर इतना? तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको डिफिनीशन में कैसे राइट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बुक में पेज नंबर 2.4 में देखो ये डिटेल है, इसको पढ़िएगा। मैंने जो आपको थ्योरेटिकली जो समझाया वही सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में देख लीजिए, क्लियर इतना। सेल्फ रिलायंस में देख लीजिए, ठीक, एंड इक्विटी में, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ से अगले सेक्टर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना।